दोस्तों नमस्कार। चलिए समाजशास्त्र की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे संघर्षवाद। क्या है संघर्षवाद, कौन कौन से विचारक इससे सम्मिलित हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्वान हैं, इन्होंने अपने अपने विचार संघर्ष के बारे में दिया है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। कॉलिन्स है संघर्ष के बारे, रेंडाल कॉलिन्स है आपका इसमें शामिल, जॉर्ज सिमेल भी है, डैरेन डेर्फ है आपका, कार्ल मार्क्स है आपका। कौन कौन से इसमें विद्वान शामिल हैं और क्या क्या इनकी विचारधारा है, इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। देखते हैं अपन लोग संघर्षवाद में क्या क्या निकल से आ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं संघर्षवाद क्या है। संघर्षवाद क्या है? समाजशास्त्र की सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं ने प्रकारवाद के पाश्चात्य सर्वाधिक चर्चित एवं आलोपित संघर्षवादी प्रस्थापना को सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने ही प्रस्तुत किया था। समाजशास्त्र की सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं ने प्रकारवाद के पश्चात सर्वाधिक चर्चित एवं आलोपित संघर्षवाद की प्रस्थापना को सर्वप्रथम किसने? कार्ल मार्क्स ने उठाया था। मार्क्स ने अपने विचारों में वास्तविक जगत, जिसे उन्होंने मौलिक जगत की संज्ञा दी है, को केंद्र में रखा तथा उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने संघर्षवादी विचारों को प्रस्तुत किया। साथ ही वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को हीगल से ग्रहण किया है। आ जाता है कभी कि कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा कहाँ से ली है? हीगल से ली है। इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अब आता है कि मार्क्स का संघर्षवादी सिद्धांत क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, शोषण, परकीयकरण, इसको बोलते हैं एलिनेशन, वर्ग चेतना, ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवाद, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग, साम्यवाद तथा वर्गहीन समाज इत्यादि की अवधारणा जैसी मौलिक एवं बहुविश्लेषित अवधारणाएं जो हैं वो किसने दी हैं? कार्ल मार्क्स ने दी हैं। अवधारणाओं को एक व्यवस्थित वैचारिक समन्वय पर आधारित रहा है कार्ल मार्क्स का। कौन कौन सा? ऐतिहासिक भौतिकवाद किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपका शोषण का परकीय, जिसको एलिनेशन बोलते हैं, वर्ग चेतना, पूंजीवाद, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग, साम्यवाद तथा वर्गहीन समाज, ये सारी अवधारणाएं किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के दोहरे आयाम हैं। यह है मनुष्यों की प्रकृति पर बढ़ते हुए नियंत्रण का इतिहास है। ठीक उसी समय यह मनुष्यों के बढ़ते हुए अलगाव का इतिहास भी है। मार्क्स कहता है कि अलगाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी ही बनाई ताकतों के अधीन हो जाता है। मार्क्स का कहता है कि अलगाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने ही बनाई ताकतों के अधीन हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास शोषक और शोषितों की मध्य की कहानी है। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? इतिहास क्या है? शोषक और शोषितों की मध्य की कहानी है। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया है और इसको उत्पादन प्रणाली में अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया है। आगे हम देखते हैं मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं वंचितता के आधार पर अब तक का मानव समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में विभक्त रहा है। उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग, इससे संबंधित वंचित वर्ग। आगे देखते हैं स्वामी द्वारा सदैव वंचित वर्ग का शोषण किया जाता है। जो स्वामी, जो मालिक होता है, वंचित वर्ग का शोषण करता है। इस शोषण को लेकर दोनों वर्ग परस्पर आपस में संघर्षरत रहते हैं। संघर्ष की ये प्रक्रिया दास युग में दास एवं मालिक के बीच रही है तथा पूंजीवादी युग में पूंजीपति तथा श्रमिकों के बीच रही है। इसलिए मार्क्स कहता है कि अब तक का मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कहता है कार्ल मार्क्स की? स्वामी द्वारा सदैव वंचित वर्ग का शोषण किया जाता है। इस शोषण को लेकर दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष रहा है। किन किन के बीच? दास युग में रहा है दास और मालिक के बीच में, पूंजीवादी युग में रहा है पूंजीपति श्रमिकों के बीच में। और इसलिए मार्क्स कहता है कि अब तक का मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आगे देखते हैं मार्क्स
का मानना है कि निजी संपत्ति के अधिकार के कारण ही पूंजीवादी युग में समाज परस्पर विरोधी वाले दो वर्गों में विभक्त है। कौन कौन वर्ग? पूंजीपति वर्ग व श्रमिक वर्ग। मार्क्स का मानना है कि निजी संपत्ति, अपनी स्वयं की संपत्ति के आधार पर दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। आगे हम देखते हैं उत्पादन के साधनों के मालिक अर्थात पूंजीपति, इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा को अधिकतम करना होता है। जैसे ही मुनाफा उन्मुक्तता आती है वैसे ही शोषण प्रारंभ हो जाता है। इसके शोषण का मूल रूप अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू है। इसके लिए एक ग्राफ दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य का शोषण, दरिद्रीकरण में वृद्धि, अलगाव, विमुखीकरण, आदर्श शून्यता, वर्ग चेतना, अपने आप में वर्ग चेतना, अपने लिए वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष, संरचनात्मक परिवर्तन, अधोसंरचना में परिवर्तन और आदि संरचना में परिवर्तन, क्रांति और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। चलिए आगे देखते हैं। डेहरेंडेफ, ये भी संघर्षवाद से संबंधित है। कौन? डेहरेंडेफ। अभी आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, अब संघर्षवाद से संबंधित कौन है? डेहरेंडेफ भी है। डेहरेंडेफ का प्रमुख योगदान वर्ग संघर्ष एवं भूमिका सिद्धांत में रहा है। अगर वर्ग संघर्ष एवं भूमिका की बात कौन करता है? सत्ता की बात डेहरेंडेफ करता है। डेहरेंडेफ का क्या प्रमुख विचार है कि वर्ग संघर्ष एवं भूमिका किस में रहा है? योगदान डेहरेंडेफ का योगदान वर्ग संघर्ष एवं भूमिका सिद्धांत में रही है। आगे देखते हैं। डेहरेंडेफ का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है। इन्होंने मार्क्स की विचारधारा से भिन्न अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जहां मार्क्स ने उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले और श्रमिक का श्रम करने वालों में भेद किया है, वहीं डेहरेंडेफ ने क्या किया कि वर्ग संघर्ष के लिए मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों, निगमों आदि संगठनों में सत्ता में अंतर के उत्तरदायी कारक माना है। ये सत्ता को मानते हैं। डेहरेंडेफ वर्ग संघर्ष के लिए अर्थ व सत्ता दोनों को मानते हैं। अर्थ को और सत्ता दोनों को मानते हैं। डेहरेंडेफ ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किसकी पुस्तक है ये? डेहरेंडेफ की। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि डेहरेंडेफ की पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अपने संघर्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। डेहरेंडेफ कहते हैं कि संघर्ष के लिए आर्थिक संबंध ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि आर्थिक संबंधों के साथ सत्ता शक्ति के संबंध की भी वर्ग संघर्ष का कारण रहा है। आगे हम देखते हैं कि डेहरेंडेफ संघर्ष और मतेक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेहरेंडेफ क्या कहते हैं कि संघर्ष और मतेक, मत भिन्नता, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेहरेंडेफ ने कहा है कि वर्ग संघर्ष प्रत्येक जगह पाए जाने वाला तथ्य है। कहाँ पाया जाता है वर्ग संघर्ष? हर जगह वर्ग संघर्ष होता है, चाहे वो मालिक और श्रमिक में हो, या पूंजीपति और श्रमिक में हो, या दास और मालिक के बीच हो। आगे हम देखते हैं। टर्नर ने डेहरेंडेफ के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत का नाम दिया है। किसने? टर्नर ने। मतलब इन्होंने इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। टर्नर ने डेहरेंडेफ के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत का नाम दिया है। डेहरेंडेफ के अनुसार सत्ता एवं शक्ति की बात करते हैं डेहरेंडेफ। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सत्ता एवं शक्ति की एक विशिष्ट संरचना विद्यमान रहती है। सत्ता की बाधा, शक्ति की बाधा, आपको आँख मीच के डेहरेंडेफ लगा देना है। सामाजिक व्यवस्था की सत्ता संरचना में उच्चस्थ एवं अधीनस्थ सत्ताओं के बीच के संबंध अनिवार्यता विद्यमान रहते हैं। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत, इससे कौन जुड़ा है? जॉर्ज सी मिल। मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके संघर्षवाद से? अभी हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा, कार्ल मार्क्स के बाद हमने क्या पढ़ा? डेहरेंडेफ। अब आ रहा है जॉर्ज सी मिल। ठीक है, जॉर्ज सी मिल का क्या है? संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत है सर्वप्रथम जॉर्ज सी मिल ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सी मिल में प्रस्तुत किया है। जॉर्ज सी मिल के अनुसार संघर्ष से समाज में कुछ मात्रा में एकता लाई जा सकती है। जॉर्ज सी मिल क्या कह रहे हैं कि संघर्ष अगर समाज में होता है तो उससे एकता आती है बाद में। जॉर्ज सी मिल ने कहा है कि संघर्ष का कारण मनुष्यों की भावनात्मक जागृति का परिणाम है। क्या कहते हैं जॉर्ज सी मिल? संघर्ष का कारण क्या है? मनुष्यों की भावनात्मक जागृति का परिणाम है। कोजर भी जुड़े हैं। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट
में बताया है कि संघर्ष जितना ही हिंसात्मक होता है, संघर्ष जितना ही हिंसात्मक होता है, संघर्ष में शामिल दलों की सीमाएं उतनी ही स्पष्ट हो जाती हैं। अधिक हिंसात्मक संघर्ष समूह के भीतर संघर्ष और असहमति को दर्शाता है। कोजर ने संघर्ष का दोहरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। क्या कितने प्रकार के संघर्ष बताया कोजर ने? बाहरी संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। ये क्वेश्चन कई बार आया कि बाहरी संघर्ष और आंतरिक संघर्ष की बात कौन करता है? लेविस कोजर करते हैं। आगे देखते हैं, कोजर ने बुनियादी रूप से संघर्ष के 2 प्रकार बताए। कौन? वास्तविक, अवास्तविक। कौन से बताए? वास्तविक, अवास्तविक संघर्ष। इसको हम यथार्थवादी, अयथार्थवादी बोलते हैं। रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक बोलते हैं। ये तार्किक होता है, ये अतार्किक होता है। इसमें आवेग व संवेग नहीं होता, इसमें आवेग संवेग होता है। इसमें व्यक्ति इच्छा शक्ति के संघर्ष का सशक्त साधन मानता है। यदि इच्छा क्रिया संघर्ष को पूरी हो जाए तो यह संघर्ष नहीं कहेंगे। इसमें व्यक्ति सांप्रदायिक दंगे, प्रदर्शन, तोड़ फोड़, मन गुप्त रहता है। इस तरीके से ये काम करता है। जॉर्ज सीमेल ने आंतरिक संघर्ष को एक प्रकार का सेफ्टी वाल्व कहा है। जॉर्ज सीमेल ने क्या कहा है? आंतरिक संघर्ष को एक प्रकार का क्या है? सेफ्टी वाल्व है। कोजर कहता है कि जितना अधिक संघर्ष होगा, समूह में उतनी ही अधिक मजबूती व सजातीयता आएगी। टर्नर कहता है कोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकारवाद। टर्नर क्या कहता है? कोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकारवाद कहता है। आगे हम देखते हैं, कोजर के अनुसार यथार्थवादी संघर्ष के लक्ष्य परिणाम प्राप्ति का अधिक बल दिया जाता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में संघर्ष में भी लेने वाले पक्षों के सामने प्रकारात्मक विकल्प होते, इसलिए यथार्थवादी संघर्ष में शत्रु के विनाश की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। रैंडॉल्फ कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत किसका? शक्ति के स्रोत संघर्ष का कारण है। रैंडॉल्फ कॉलिंस ने क्या कहा है? शक्ति के लिए कोई कितना है? रैंडॉल्फ कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत है। इनका जन्म जो है रैंडॉल्फ कॉलिंस का अमेरिका में हुआ था 1941 में। पुस्तक है कि कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस 1975, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टू एन एक्सप्लेनेटरी साइंस 1975, ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित है। कॉलिंस ने संघर्ष का मुख्य कारण शक्ति के स्रोत को बताया है, जो मनुष्यों और समूहों में निहित होते हैं। उक्त पुस्तक में संघर्षवादी सिद्धांत दिया है रैंडॉल्फ कॉलिंस ने। आगे हम देखते हैं, कॉलिंस के अनुसार शक्ति के स्रोत हर व्यक्ति या समूह में बराबर नहीं होते। ये संसाधन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। कॉलिंस ने संघर्ष का सूक्ष्मवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कौन सा सिद्धांत? कॉलिंस ने संघर्ष का सूक्ष्मवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कॉलिंस के अनुसार संघर्ष का कारण व्यक्ति और समूहों के स्रोत हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार संघर्ष के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष संघर्ष व अप्रत्यक्ष संघर्ष होते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार संघर्ष के कितने रूप होते हैं? 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। किंग्सले डेविस के अनुसार संघर्ष के 2 रूप बताए गए हैं, आंशिक संघर्ष व संपूर्ण संघर्ष। प्रत्यक्षवाद संघर्ष व अप्रत्यक्ष संघर्ष मैकाइवर पेज कहता है। कौन? प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष। आंशिक संघर्ष, संपूर्ण संघर्ष किंग्सले डेविस। तात्कालिक संघर्ष, पूर्ण नियोजित संघर्ष विलियम जे गुडे। आगे हम देखते हैं, डेहरनडेर्फ का जन्म जर्मनी में 1929 में हुआ था। यह ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो उच्च शिक्षा की एक बहुत ही बड़ी संस्था है उसके निर्देशक भी रहे हैं। आगे हम देखते हैं, संघर्ष में कम से कम 2 विरोधी दल होते हैं। संघर्ष में 2 तो गुट होना चाहिए, 2 विरोधी दल, तभी संघर्ष होगा। एक व्यक्ति थोड़ी संघर्ष करेगा अपने में, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे को समाप्त कर देना चाहते हैं। संघर्ष शब्द के साथ प्रायः हिंसात्मक भावना जुड़ी रहती हैं। यद्यपि संघर्ष विरोधी प्रक्रिया है, तथापि यह सहयोग से अलग नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ग्रीन के अनुसार जानबूझकर, ग्रीन कहता है संघर्ष जानबूझकर किया गया यह वह प्रयत्न है जो किसी भी इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने या उसे दबाने के लिए किया जाता है। ग्रीन भी संघर्ष से संबंधित है। मैक्स वेबर भी जुड़ा है सामाजिक
एक ऐसे सामाजिक संबंध को संघर्ष की एक ऐसी संख्या दी जा सकती है जिसमें कर्ता की स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए कोई क्रिया दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को विरोध करते हुए की जाती है। गिलिन के अनुसार ये भी संघर्ष है। संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी के प्रति प्रत्यक्षता हिंसात्मक तरीके अपनाकर या उसे हिंसात्मक तरीका अपनाने की धमकी देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। गिलिन ने क्या कहा है? संघर्ष के 5 स्वरूप बताए हैं। कौन कौन? व्यक्ति संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। और फ्रांसिस डब्ल्यू कोजर ने क्या कहा है? प्रत्येक तार्किक संवाद 2 विरोधी विचारों वाद और प्रतिवाद से प्राप्त होता है। विलियम जे गुडिन ने 2 प्रकार के संघर्ष बताए, तात्कालिक संघर्ष व पूर्ण नियोजित संघर्ष। आगे हम देखते हैं पुष्पेंद्र सुराना ने संघर्ष के 4 प्रकार बताए हैं, जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, भाषाई संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष। आगे हम देखते हैं मैकाइवरम पेज के अनुसार संघर्ष के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परस्पर विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के लिए विचारपूर्वक प्रयत्न करते हैं। माल्थस ने कहा है कि जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण है। माल्थस भी जो है जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण है। प्रत्येक परिस्थिति में सहयोग एवं संघर्ष में सहसंबंध होता है। इस्माइल बोलते हैं जी वर्ग संघर्ष के इतिहास का मोटर चालक किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। आगे हम देखते हैं जब प्रतिस्पर्धा वस्तु से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है तो वे संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। किंग्सले डेविस। जब प्रतिस्पर्धा क्या होती है? वस्तु से हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है तो वह संघर्ष में बदल जाती है। उत्पादन का संबंध आवश्यक रूप से वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के 2 स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होती है जबकि संघर्ष का रूप वैयक्तिक होता है। किसने कहा है? प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक है, संघर्ष वैयक्तिक। पार्क एवं बर्गेस ने कहा है। संघर्ष को सामाजिक विकास एवं प्रगति का आधार माना है। रेड जेंटोफरवा। गुम्पलोविच ने संघर्ष को सामाजिक विकास एवं प्रगति का आधार माना है। मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है, फ्रायड कहता है। सर्वप्रथम संघर्ष के सैद्धांतिक विवेचन का प्रयास जॉर्ज सीमेल व कोजर ने किया है। आगे हम देखते हैं सर्वप्रथम संघर्ष का नेतृत्व शास्त्रीय विवेचन मैक्स ग्लुकमैन ने किया है। संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण बनाए रखने में होती है। लेविस कोजर। संघर्ष का एकीकृत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रैंडॉल्फ कॉलिंस ने किया है। रैंडॉल्फ कॉलिंस ने समाज को देखने का संदर्श नजरिया प्रस्तुत किया हुआ है। आगे हम देखते हैं जब प्रतिस्पर्धा मनुष्य वस्तु से हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है तो संघर्ष में बदल जाती है। के डेबल। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक, संघर्ष वैयक्तिक। पार्क एवं बर्गेस। संघर्ष को सामाजिक विकास एवं प्रगति का आधार माना है। रेंटेजोफर और गुप्लोविच ने। मनुष्य में जन्मजात हिंसा संघर्ष का कारण है। किसने कहा है? फ्रायड। संघर्ष के सैद्धांतिक विवेचन किसने कहा है? जॉर्ज सीमेल कोजर। संघर्ष का नेतृत्व शास्त्रीय सिद्धांत मैक्स ग्लुकन। संघर्ष व्यवस्था में अनुकूलन व एकीकरण बनाए रखना है। किसने कहा है? लेविस कोजर ने। संघर्ष का एकीकृत सिद्धांत रैंडॉल्फ कॉलिंस। समाज को देखने का संदर्भ नजरिया प्रस्तुत किया है। रैंडॉल्फ कॉलिंस। संघर्ष का सूक्ष्मवादी सिद्धांत रैंडॉल्फ कॉलिंस। चलिए आगे हम जो देखते हैं संघर्षवाद से संबंधित कौन कौन संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इन सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ा है इसको सारगर्भ में शॉर्ट नोट के रूप में हमने इनको एक पेज में ला दिया है। जैसे कि ग्रीन ने थोड़ा सा क्लू भर दी है जानबूझकर। मैक्स वेबर सामाजिक संबंध,
गिलिन गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया, जी क्लू वर्ड है जो अंदर आपको मिलेगा। गिलिन ने कितने प्रकार के संघर्ष बताए, व्यक्तिक, प्रजातीय, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। आपका जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण है। कौन कहता है? माल्थस कहता है। प्रत्येक परिस्थिति में सहयोग एवं संघर्ष में सह संबंध होता है, इस्माइल कहता है। पुष्पेंदु शुराना ने कितने प्रकार के संघर्ष बताए? 4। जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, भाषाई, सांप्रदायिक। कोजन ने तार्किक संवाद, वाद और प्रतिवाद बताया है। डहन डेथ का प्रमुख योगदान वर्ग संघर्ष एवं भूमिका सिद्धांत में रहा है। जॉर्ज सिमेल आंतरिक संघर्ष को सेफ्टी वाल कहता है। इन्होंने वर्ग संघर्ष के लिए आर्थिक संबंध और सत्ता शक्ति बताया है। वर्ग संघर्ष इतिहास की मोटर चालक है, कार्ल मार्क्स कहता है। बाहरी संघर्ष और आंतरिक संघर्ष की बात कोजर करता है। वास्तविक संघर्ष, अवास्तविक संघर्ष यानी यथार्थवादी, अयथार्थवादी कोजर। मैकइवर पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष व अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करता है। किंग्सले डेविस ने आंशिक संघर्ष व संपूर्ण संघर्ष। विलियम जे गुडे ने तात्कालिक संघर्ष और पूर्ण नियोजित संघर्ष। इस तरीके से जो हमने संघर्षवाद के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने एक पेज में जो मुख्य क्लू वर्ड हैं वो ला दिए। कभी एग्जाम के समय क्या होता है कि सारी चीज़ों को एक नज़र डाल लिया तो तत्काल आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। इन्हीं सभी इस तरीके से तैयारी करके हमने पहले ही बार में यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लिया था। लोग 4-4-5 बार देते हैं पहले ही बार में। क्यों? क्योंकि पीएससी हमने कई बार वाइवा दिया, इंटरव्यू पहुँचे वहाँ पर। नेट हमने पहले ही बार में निकाल लिया था। तो समाजशास्त्र हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो पहली बार में बैठे हमारे सारे दोस्त 4-4-5 बार में निकाल पाए। हमने पहली बार में यूजीसी नेट। आपको व्यवस्थित रूप से तैयारी करना है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, कौन सी किताबें पढ़ें, कहाँ से आपको सामग्री उपलब्ध हो सकेगी, कौन सी किताबें किस प्रकार से बनें, उनको क्लू वर्ड किस तरीके से पकड़ें। बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिसंबर जो 2025 में है यूजीसी नेट, वो आने वाली कई परीक्षाओं में जो उपयोगी सिद्ध होगा, तो हम विस्तार से अभी आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन सी किताब पढ़ना है यूजीसी नेट की 2025 की, हम रणनीति कैसे अपनाएं, सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सी किताबें हैं, हर यूनिट के बारे में बताएंगे आपको विस्तार से। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा करें तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। आप लोगों का मोटिवेशन है, हमारी ताकत बनती है। अगर हम जो मेहनत करते हैं, आप देखते हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई कुछ आपको काम की चीज़ मिल रही है तो पूरा वीडियो देखा करें। आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, आधा अधूरा ज्ञान भी व्यक्ति को ले डूबता है। अगर देखें, आप पढ़ने वाले हैं तो बाकायदे पूरा वीडियो देखें। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है आधा देखा, लास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें मिली तो वो आपने छोड़ दिया आराम से। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले हैं, समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, आप 12वीं कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर चुके, नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी, सभी लोगों के लिए सोशियोलॉजी के लिए उपयोगी चीज़ है जी। तो आप इसको बाकायदे पूरा वीडियो देखें, तभी आपको नॉलेज ज्ञान मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।